प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर नंबर 1 पे, जिसका नाम है बातचीत। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारा जो हिंदी का बुक है वो है दो खंडों में, एक है गद्य खंड और दूसरा है पद्य खंड या काव्य खंड कह सकते हैं, और दोनों में ही 13-13 चैप्टर है। तो पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बातचीत, और बातचीत को स्टार्ट करेंगे हम लोग लेखक परिचय से। ठीक है, तो लेखक परिचय के बारे में अगर हम लोग लेखक की बात करें इसमें, तो बातचीत के लेखक जो है आप लोग देख सकते हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, इनका अगर हम बात करें जन्म की, तो जन्म जो हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। इसके बाद आगे अगर बात करें निधन की बात करें, तो 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था। तो जन्म आपको याद रखना है 23 जून 1844 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को। निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इनका जो निवास स्थान है वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इलाहाबाद का ही नाम बदल के अभी प्रयागराज कर दिया गया है। तो वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है कि वर्तमान में प्रयागराज। और ये इलाहाबाद कहां है, किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। आगे बात करें तो इनकी माता का नाम था पार्वती देवी। इनके माता का क्या नाम था? तो पार्वती देवी। एवं पिता जो थे वो बेनी प्रसाद भट्ट, और ये एक व्यापारी थे। माता ने ही, कहा जाता है कि माता ने ही इनका पढ़ाई के प्रति रुचि एवं लालसा जगाई। माता ने ही इनको पढ़ाई के प्रति लालसा जगाई। ठीक है, आगे चले तो आगे हम लोग बात करेंगे इनकी शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, इनकी शिक्षा जो है वो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया, यानी कि प्रारंभ में ये संस्कृत को पढ़ने लगे। उसके बाद 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। ठीक है, इनकी वृत्तियां की अगर बात करें तो ये क्या क्या किए, तो 1869 में मिशन स्कूल में पढ़ाना आरंभ किया। सबसे शुरू में मिशन स्कूल में पढ़ाना आरंभ किया और 1875 तक पढ़ाया। कब तक पढ़ाया? तो 1875 तक। 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत पढ़ाया। ठीक है, आगे 1888 ईस्वी में प्रयाग के काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज के अध्यापक बन गए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण, किंतु इनका उग्र स्वभाव था तो वो ज्यादा दिनों तक उसमें नहीं रह पाए। यहां लिखा है कि किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। क्या हुआ? तो नौकरी छोड़ देना पड़ा। आगे अगर हम बात करें तो पिता के निधन के बाद पैतृक व्यापार संभाले और गृह कलेश से पैतृक घर छोड़ दिया। यानी कि पिता का जब निधन हुआ तो ये पिता के व्यापार को संभालने लगे, लेकिन घर में कलेश हुआ आपस में, जिसके कारण ये क्या हुआ, पैतृक घर को छोड़ दिया। एवं काफी बहुत दिनों तक इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो दयनीय थी। तो लिखा है कि काफी आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। साहित्य के प्रति ये क्या हुए? तो समर्पित रहे। आगे चले तो आगे देखिए, बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो क्या बोलेंगे? हिंदी प्रदीप्त। क्वेश्चन कर सकता है कि हिंदी प्रदीप्त का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट ने कब किया था? सन दे सकता है ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में। तो 1877। आगे देखिए, इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसे कितने वर्षों तक चलाते रहे? तो 33 वर्षों तक। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर के कठोर आलोचना की थी। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बच्चे लगा देंगे ठीक बालकृष्ण भट्ट का, क्योंकि इसी चैप्टर में पढ़ने को मिला था। नहीं, संयोगिता स्वयंवर जो है वो श्रीनिवास दास ने लिखा है। संयोगिता स्वयंवर किसका है? तो श्रीनिवास दास का। आगे देखिए, आगे अगर बात करें तो बहुत सारा उपन्यास इन्होंने लिखा, नाटक लिखा, और इसके बाद अगर आगे देखें तो प्रहंसा निबंध। ठीक है, आगे देखिए यहां क्या लिखा है, भट्ट निबंध माला से एक निबंध संग्रह 2 खंडों में प्रकाशित किए हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग तथा आधुनिक काल के रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट नोट कर लीजिएगा, भारतेंदु युग तथा आधुनिक काल के रचनाकार थे। क्वेश्चन कर सकता है किस युग के? तो भारतेंदु युग के।
किस काल के? आधुनिक काल के, नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, किस युग के? भारतेंदु युग के। और किस काल के अगर क्वेश्चन करे तो आधुनिक काल के। युग अगर पूछे तो भारतेंदु युग, और काल अगर पूछे तो आधुनिक काल। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो किसने रखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला, याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ला। इनका निबंध कितना था? तो इन्होंने लगभग 1000 के आसपास निबंध है, उनमें से 100 के आसपास बहुत महत्वपूर्ण है। 1000 निबंध में से 100 इनका महत्वपूर्ण निबंध है, याद रखिएगा। चलिए अब इस चैप्टर के सारांश को फटाफट हम लोग देख लेते हैं। बातचीत जो है, इसमें बातचीत में जो कवि, यहाँ पे लेखक जो है वो क्या कहते हैं? तो बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, जिसमें वाक्य शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। ईश्वर ने वाक्य शक्ति को क्या बताया है? तो ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक्य शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बालकृष्ण भट्ट क्या बताते हैं? तो जो वाक्य शक्ति है उसको ईश्वर का वरदान बताया है, और बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि वाक्य शक्ति जो है वो मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। आगे चलिए, आगे बोलते हैं कि लोग जो है वो अवाक होने के कारण कोने में बैठे अपने सुख दुख ना किसी से कह पाते और ना किसी को सुना पाते। वाक्य शक्ति अगर लोग बोल ही नहीं पाता तो अपने मन की बात को अपने मन के अंदर ही दबाए रहता, ना किसी को बोलता और ना किसी से सुन पाता। चलिए आगे चलते हैं। तो वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। जैसे एक इंसान, अगर इंसान के लिए पहनावा ओढ़ावा खान पान जरूरी है, उसी प्रकार से उसके लिए बातचीत करना भी जरूरी है। अगर किसी इंसान को अगर आज 10 लोगों के बीच में अगर हम रखते हैं और कल को उसको एक कमरे में बंद कर दे तो वो घुटन से मर भी सकता है, उसका जिंदगी पागलों की तरह हो सकता है। तो उसी पे कहते हैं कि जैसे जिंदगी को जीने के लिए खान पान रहन सहन जरूरी है, चलना फिरना जरूरी है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। जो भी मन में मवाद या धुआं जमा रहता है ना, वो बातचीत अगर करे तो वो बाहर निकल जाएगा। अगर हम किसी पे गुस्सा है, अगर हमें नहीं मालूम है कि वो किस कारण से नहीं आया, चाहे किस कारण से मुझे नहीं बुलाया, और अगर हम अपने मन में सोच रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इंसान आके कह दे कि हाँ जी ये कारण था जिसके कारण हम आपके पास नहीं आ सके, या ये कारण था जिसके कारण मैं आपको नहीं बुला सका, माफ कीजिएगा, बस ये शब्द वो बोल देगा तो आपका जो मन में शुरू से क्रोध है वो ठंडा हो जाएगा। तो वही चीज यहां बोला गया है कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है, बातचीत का एक खास तरह का मजा होता है। जिसको बातचीत की लत पड़ जाती है तो वे अपना खाना पीना छोड़कर भी बातचीत में लगे रहते हैं। देखिएगा गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातचीत ना करें तो पागल हो जाएंगे, उनका खाना भी पचता है तो बातचीत करके ही। अगर वो घर घर जाके बात ना करे तो वो रह नहीं सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ बात किए हल्का फुल्का किए, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि अगर बातचीत नहीं करे तो उसका जिंदगी नहीं बीतेगा। चलिए आगे चलिए। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। जब तक कोई इंसान है सामने खड़ा है और कुछ बोल नहीं रहा है तो हम या तो उसको अच्छा कह सकते हैं या तो बुरा कह सकते हैं, लेकिन अगर वो बोलेगा तो मीठा बोलेगा तो हाँ अच्छा आदमी है। अगर खरूस की तरह बोलता है क्या हाल है, ठीक है, जाइए यहां से भागिए, तो क्या होगा, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ अच्छा आदमी नहीं है। और अगर वही कहे कि हाँ बेटा, हाँ भाई साहब यहाँ बैठ जाइए, तब हम कहेंगे कि हाँ ये तो अच्छा आदमी है। तो वही चीज बोला गया है कि बातचीत यहाँ पे वे अपना यहाँ पे देखिए, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। और इसी पे एक वेन जॉनसन थे जिनका क्या कहना था, तो यहाँ पे देखिए वेन जॉनसन का कहना है कि क्या कहना है जी, तो वो भी यही बात कहते हैं
देखिए यहाँ पे यहाँ है क्या बोला जा रहा है, वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वेन जॉनसन का क्या मत है, क्वेश्चन आ जाए तो वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि कोई बोलेगा नहीं तो हम उसको पहचान कैसे पाएंगे, बोलेगा तभी हम उसको अच्छा बुरा कह सकते हैं। किसी को देखकर अनुमान के आधार पर अच्छा बुरा कहा जा सकता है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है। हो सकता है कि कोई खरूस आदमी है और वही आए पास में तो बोले कि हाँ बेटा, हाँ भाई साहब, मीठा वचन बोले, वही अच्छा हो सकता है। और कोई देखने में बहुत अच्छा है, लगता है कि बहुत अच्छा शरीफ आदमी होगा और वो गुंडा ही निकल जाए, तो उसका आप लोग देखकर उसके रूप का साक्षात्कार नहीं कर सकते हो। तो वही वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आगे देखिए, आगे है, लेकिन एडिसन, एक एडिसन थे, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, क्योंकि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। अब दो आदमी कुछ बात कर रहा है, तीसरा टपक जाए वहां पे, तो वो बात चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत थी। तो वही वेन जॉनसन, एडिसन क्या कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, क्योंकि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब तीन हुए तब वह बात कोसों दूर चली जाती है। देख लीजिएगा, दो लोग मम्मी पापा कुछ बात कर रहे हैं, अगर आप बीच में घुस गए, भैया भाभी कुछ बात कर रहे हैं, आप अगर बीच में घुस गए तो बातचीत का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, कहा जाता है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, यानी कि 6 कान कहने का मतलब कि 2 आपका, 2 सामने वाले का और 2 तीसरे का जो बीच में आया है। ठीक है, अगर बात हो रहा है, 2 व्यक्तियों में कुछ खास बात हो रहा है तो 2 व्यक्तियों के बीच में ही रह सकता है, लेकिन जब तीसरा आ गया और तीसरे में भी ये कान बात चलने लगे तो हो सकता है कि तीसरा चौथा को कह दे, चौथा पांचवे को कह दे, तो ऐसे क्या होता है, खुल जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 4 से अधिक लोगों की बातचीत राम रमौल कहलाती है। क्या कहलाती है? 4 लोगों से अधिक बातचीत क्या कहलाती है? तो राम रमौल। ठीक है, आगे देखिए, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है। लेखक किसमें कहते हैं? तो यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर होता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, यानी कि बातचीत करने का तरीका जो यूरोप के लोग होते हैं उनमें हमसे बेहतर होता है। कैसे, कहा, क्या बोलना है, उनमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अच्छा होता है। इसके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। जो यूरोप के लोग होते हैं उनको बातचीत करने का तरीका होता है, और उनके जो प्रसंग है वो अगर आप सुनिएगा तो आपके कान को सुख मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं, और इसी को हम लोग सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं, यानी कि अपने बातों को अच्छे तरीके से व्यक्त कर रहा है। जो भी चीज कहना है वो जैसे तैसे प्रस्तुत नहीं कर रहा है। जैसे खाना सब लोग बनाता है, लेकिन उस खाना में कम डिश ही हो लेकिन उसमें 4 चांद कुछ लोग लगा देता है, यानी कि खाना जब देना है तो किस तरीके से देना है। हो सकता है कि आपके पास रोटी भुजिया ही हो और किसी का 50 तरीके का आइटम है, और वो क्या किया कि एक थाली में परोस दिया और सब उसी पे रख दिया, और किसी के पास रोटी भुजिया अचार है, मिर्ची है, और उसी को सजा कर दे दिया, तो वो जो 3 डिश है ना, 3 जो अच्छा तरीके से मिला है वही हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो वही चीज बोला जा रहा है कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक अच्छा हुनर होता है। वो बातचीत को इस तरीके से करते हैं कि आपके कानों को क्या होगा, तो कानों को यहाँ पे देखिए बोला गया है कि इसके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। क्या बोल रहा है। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप से बातचीत भी कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। बातचीत का उत्तम तरीका लेखक के द्वारा क्या है? तो अपने आप से अवाक होकर अपने आप से बात करना, खुद से बात कर ले। यानी कि अगर कोई काम हमको करना है और हम 4 लोगों से अगर पूछने जाते हैं तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। हो सकता है कि अच्छा काम को लोग कहते कि मत करो, लेकिन उसी चीज को ऐसा शक्ति अपने अंदर डेवलप कर लो कि मन से ही पूछो क्या हम जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। आपका अगर मन उस अनुसार से डेवलप कर लिए हैं तो मन आपको बता देगा कि नहीं बच्चा, तुम जो कर रही है छोड़ो, समाज की बात